तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और या फिर इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इम्पर्टिनेंस। दोस्तों इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है उद्दंडता, धृष्टता या फिर बदतमीजी। यानी कि इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है बदतमीजी भरा या फिर हद से ज़्यादा बोल्ड बिहेवियर। यानी कि जब कोई इंसान रिस्पेक्ट की लाइन क्रॉस करके आपसे बात करता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो उसे हम इम्पर्टिनेंस कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब किसी का जो टोन है, यानी कि जब किसी के बात करने का जो स्टाइल है, जो टोन है या फिर जो रिप्लाई करने का जो तरीका है वो अननेसेसरी रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल हो। यानी कि अननेसेसरीली रूड यानी कि जब मतलब कि कोई हद से ज़्यादा या फिर बिना कोई वजह के आपसे रूडली बात करे, बहुत ही कठोरता से बात करे या फिर आपकी बेइज्जती कराए, यानी कि आपको बेइज्जती जैसा महसूस करवाए, तो वो एक तरीके से इम्पर्टिनेंस हो सकता है। यानी कि सामने वाले की बदतमीजी हम उसे क्या कहेंगे, तो इम्पर्टिनेंस कहेंगे। दोस्तों उसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट की इम्पर्टिनेंस। स्टूडेंट की इम्पर्टिनेंस यानी कि जब स्टूडेंट जो है वो टीचर को उल्टा जवाब देता है, यानी कि गलत बोलता है, उल्टा जवाब देता है, तो ये इम्पर्टिनेंस कहलाती है। या फिर चाइल्ड्स इम्पर्टिनेंस यानी कि जब कोई छोटा बच्चा एल्डर से यानी कि बड़ों से रूड टोन में बात करता है, तो वो भी एक तरीके से इम्पर्टिनेंस हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि हिज क्वेश्चन साउंडेड लाइक इम्पर्टिनेंस, मतलब कि उसका जो सवाल है वो इतना रूड था कि डिसरिस्पेक्ट जैसा लगे, यानी कि सामने वाले को लगे कि इसके सवाल ने मेरी बेइज्जती की है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल और हद पार करने वाला बिहेवियर, यानी कि हद से ज़्यादा बोल्ड होना, बदतमीजी करना, उद्दंडता या फिर धृष्टता जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है इम्पर्टिनेंस। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रूडनेस, इंसॉलेंस या फिर डिसरिस्पेक्ट। दोस्तों रूडनेस का मतलब होता है बहुत ही कठोरता से, यानी कि बहुत ही क्रूर तरीके से, कठोरता से बात करना, तो वो एक तरीके से रूड मैनर में या फिर रूडनेस जिसे हम कह सकते हैं उस तरीके से बात करना हो गया। इंसॉलेंस का मतलब होता है बदतमीजी, बदतमीजी या फिर धृष्टता जिसे हम कह सकते हैं। निर्लज्जता यानी कि जिसमें कोई मतलब की शर्म नहीं होती है, तो उसे हम निर्लज्जता कह सकते हैं। तो बदतमीजी या फिर गुस्ताखी जिसे हम कह सकते हैं, बेअदबी कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड जो है वो हम इंसॉलेंस के लिए यूज़ करेंगे। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से बेइज्जती करना, किसी को नीचा फील करवाना, तो वो होता है डिसरिस्पेक्ट, यानी कि किसी की रिस्पेक्ट ना करना। उस सेंस में हम जो है वो डिसरिस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है पोलाइटनेस, रिस्पेक्टफुलनेस या फिर कर्टसी। दोस्तों पोलाइटनेस का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता से बातें करना, यानी कि विनम्र होना, बहुत ही मतलब कि ज़्यादा कठोर ना होना, सख्त ना होना, बिल्कुल चाहे वो सौम्य होना, मृदु जिसे हम कह सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारा विनम्रता, यानी कि बहुत ही पोलाइट तरीके से किसी के साथ पेश आना। रिस्पेक्टफुलनेस का मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आना, यानी कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, तो उसे हम रिस्पेक्टफुलनेस कह सकते हैं। और कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार यानी कि डिसिप्लिन, यानी कि जिसमें मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, जो मतलब कि डेकोरम जानता है, यानी कि सारे डिसिप्लिन एंड रूल्स को फॉलो कर सकता है। जो विनम्र होता है, जिसमें शिष्टाचार होता है, यानी कि डिसिप्लिन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो होती है हमारी कर्टसी। कर्टसी क्या है, तो एक गुण है, तो उसे हम कर्टसी कहेंगे। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज इम्पर्टिनेंस ड्यूरिंग द मीटिंग अनॉयड द सीनियर मेंबर्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मीटिंग के दौरान उसकी बदतमीजी ने जो है वो सीनियर मेंबर्स को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, अनॉय किया, यानी कि गुस्सा दिलाया। यानी कि वो क्या कर रहा था, तो मीटिंग के दौरान जो है वो बदतमीजी कर रहा था, किसी से रूडली बातें कर रहा होगा, या फिर जो है वो मतलब कि किसी की बेइज्जती कर रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सीनियर मेंबर्स थे मीटिंग में, उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा आ गया, वो अनॉय हो गए, यानी कि इरिटेट हो गए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इम्पर्टिनेंस यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूजिटिव।
दोस्तों फ्यूजिटिव का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी गलती या फिर क्राइम के बाद पकड़े जाने से बचने के लिए भाग रहा हो। ये जो वर्ड है वो जनरली उन लोगों के लिए यूज होता है जो लॉ या फिर अथॉरिटी से छुप रहे होते हैं, यानी कि जो चीज़ पलायनशील होती है, अस्थायी होती है, उसके सेंस में भी हम जो है वो फ्यूजिटिव का यूज कर सकते हैं। यानी कि फ्यूजिटिव का मतलब सिर्फ भागता हुआ इंसान या फिर बचकर निकलने वाला इंसान नहीं होता है, ये अस्थायी या फिर टेम्पररी के सेंस में भी यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है जो चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर जो चीज़ स्टेबल नहीं होती है, मतलब कि जो चीज़ शॉर्ट लिव्ड होती है, मोमेंट्री चीज़ होती है, टेम्पररी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जो है वो फ्यूजिटिव कह सकते हैं। यानी कि पहले सेंस में तो हम जो है वो फ्यूजिटिव का मतलब इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कोई जो मतलब कि जो कोई इंसान जो कानून से बचकर भागता है या फिर किसी चीज़ से बचकर भागने की कोशिश करता है, तो उसे भी हम जो है वो फ्यूजिटिव कह सकते हैं। या फिर जो चीज़ टेम्पररी है, जो चीज़ जो है वो मतलब कि परमानेंट नहीं होती है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, तो उसे भी हम फ्यूजिटिव कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है। द थीफ बिकेम अ फ्यूजिटिव, मतलब कि चोरी के बाद जो है वो मतलब कि चोर ने क्या किया, तो वो पुलिस से बचने के लिए भाग गया। तो ये हो गया हमारा जो मतलब कि हमने पहले वाला जो मीनिंग देखा था उसके सेंस में ये एग्जाम्पल है। दूसरे सेंस में अगर एग्जाम्पल देखें तो फ्यूजिटिव हैप्पीनेस होती है, मतलब कि जो खुशी थोड़ी देर के लिए आए और फिर वापस चली जाए, यानी कि ये क्या है, तो परमानेंट खुशी नहीं है, थोड़ी देर के लिए आती है, बाद में चली जाती है, तो वो क्या है, फ्यूजिटिव हैप्पीनेस है। या फिर फ्यूजिटिव फीलिंग भी हो सकती है, मतलब कि जो कुछ टाइम के लिए, तो वो भी फ्यूजिटिव फीलिंग है। या फिर फ्यूजिटिव ग्लांस हो सकता है, ग्लांस यानी कि एक झलक, जिसे हम मतलब कि झलक कह सकते हैं, मतलब एक छोटी सी जल्दी से डाली हुई नज़र, यानी कि जब आप किसी पर छोटी सी एक जल्दी सी नज़र डालते हो जो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और फिर उस नज़र को हटा लेते हो, यानी कि जब आप एक चीज़ को मतलब कि झलक से देखते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लांस कहेंगे। तो वो फ्यूजिटिव ग्लांस हो सकता है, मतलब कि जो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। यानी कि फ्यूजिटिव का क्या मतलब होता है, ओवरऑल फ्यूजिटिव का मतलब होता है भागता हुआ या फिर छुपा हुआ इंसान जो पकड़े जाने से बच रहा होता है, या फिर टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाला जो जल्दी खत्म हो जाने वाला, तो उसे भी हम फ्यूजिटिव कह सकते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है फ्लीटिंग, टेम्पररी या फिर ट्रांजिएंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है, फ्लीटिंग का मतलब है जो ठहरता नहीं है ज़्यादा देर तक, मतलब कि जो निकलता जाता है, जैसे कि वक्त होता है जो फ्लीटिंग होता है, द टाइम इज़ फ्लीटिंग हम कहते हैं ना, उसी तरीके से टाइम क्या है, तो फ्लीटिंग है, यानी कि वो निकल रहा होता है, वो वापस नहीं आता या फिर टिकता नहीं है, तो वो फ्लीटिंग हो गया। टेम्पररी या फिर ट्रांजिएंट का मतलब है जो अस्थाई है, यानी कि जो स्टेबल नहीं है, जो स्टिल नहीं है, यानी कि जो एक जगह पर नहीं है, यानी कि जो बदलता रहता है, यानी कि अभी के लिए है तो बाद में नहीं है, तो उसे हम टेम्पररी कह सकते हैं, ट्रांजिएंट कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है परमानेंट, लास्टिंग या फिर एंड्योरिंग। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब है जो चीज़ स्थायी है, जो चीज़ एक जगह पे टिकी हुई है, जो लंबी चलने वाली चीज़ है, यानी कि आखिर तक रहने वाली चीज़ है, तो उसे हम जो है वो परमानेंट कह सकते हैं, लास्टिंग कह सकते हैं, एंड्योरिंग भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द फ्यूजिटिव ब्यूटी ऑफ द सनसेट लेफ्ट एवरीवन इन ऑ। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सनसेट की ब्यूटी है, यानी कि जो सनसेट की सुंदरता है, वो कैसी है, तो फ्यूजिटिव है, यानी कि टेम्पररी है, वो स्थायी नहीं है। सनसेट क्या है, तो मतलब कि जब दिन ढलने वाला होता है तो वो कुछ मोमेंट्री, यानी कि कुछ मोमेंट्री मतलब कि कुछ पल के लिए वहाँ पर होता है सनसेट, तो वो कैसी है, तो फ्यूजिटिव है, यानी कि थोड़ी देर के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो उस फ्यूजिटिव सनसेट की ब्यूटी ने क्या किया था, तो सबको जो है वो अमेज कर दिया था, यानी कि सबको जो है वो मतलब कि शॉक कर दिया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फ्यूजिटिव यानी क्या है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है चेस्टिटी। दोस्तों चेस्टिटी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य या फिर पवित्रता, यानी कि चेस्टिटी का मतलब होता है अपने बिहेवियर और रिलेशनशिप्स में सेल्फ कंट्रोल रखना, स्पेशली रोमांटिक या फिर फिजिकल मैटर्स में। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई पर्सन अपनी लिमिट्स को समझकर डिसिप्लिन्ड और रिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करता हो। इसका जो फोकस है वो कंट्रोल एंड प्योरिटी ऑफ इंटेंशन पर होता है। जैसे कि मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, तो हम कह सकते हैं शी वैल्यूज चेस्टिटी, मतलब कि वो रिलेशनशिप्स में सेल्फ कंट्रोल और क्लियर बाउंड्रीज को इंपॉर्टेंस देती है। या फिर हम कह सकते हैं ही चूज अ लाइफ ऑफ चेस्टिटी, मतलब कि उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके के रोमांटिक या फिर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से दूर रहेगा। या फिर हम तीसरा एग्जाम्पल ले तो हम ये भी कह सकते हैं चेस्टिटी बिफोर मैरिज, यानी कि मतलब शादी से पहले किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप्स ना रखना, तो वो भी एक तरीके से चेस्टिटी होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य जिसे हम कह सकते हैं, पवित्रता जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि चेस्टिटी का मतलब होता है रोमांटिक एंड फिजिकल मैटर्स में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन्ड बिहेवियर, तो उसे हम कहेंगे चेस्टिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
दोस्तों इसके बाद अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है प्योरिटी, वर्च्यू या फिर इनोसेंस। दोस्तों प्योरिटी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि एक तरीके से जो व्यक्ति शुद्ध है अपने आचरण में, यानी कि अपने बिहेवियर में, तो उसे हम प्योरिटी, उस तरीके से हम प्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। वर्च्यू का मतलब होता है एक तरीके से गुण, यानी कि जो मतलब कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो उसे हम वर्च्यू कह सकते हैं। इनोसेंस का मतलब है जो मतलब कि मासूम है, बेकसूर है, तो उस सेंस में इनोसेंस का मतलब होता है, यानी कि जिसने कुछ किया ना हो या फिर जो मतलब कि बिल्कुल प्योर है, जिसका कोई कसूर नहीं है किसी चीज़ में, तो वो इनोसेंस होता है। वही एंटोनी में हमारे पास है इम्प्योरिटी, इमोरालिटी या फिर करप्शन। दोस्तों इम्प्योरिटी का मतलब होता है जो शुद्ध ना हो, यानी कि जो मैला हो, तो उसे हम इम्प्योरिटी कह सकते हैं। इमोरालिटी का मतलब है जिसमें मॉरल सेंस नहीं है, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि जिसमें शिष्टता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसे हम इमोरलिटी कह सकते हैं। करप्शन का मतलब है जो भ्रष्ट है, तो उसे हम करप्शन कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है मैनी कल्चर्स हाईली वैल्यू चैस्टिटी एज अ साइन ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारे कल्चर्स में जो है वो चैस्टिटी को, यानी कि ब्रह्मचार्य को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक मॉरल इंटीग्रिटी के तौर पर, यानी कि एक हाई वैल्यू के तौर पर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि चैस्टिटी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अबेटमेंट। दोस्तों अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना या फिर घटाव, जिसे हम कह सकते हैं। कमी या फिर घटाव के सेंस में अबेटमेंट का यूज़ होता है। यानी कि अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना या फिर किसी चीज़ की इंटेंसिटी का रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। यानी कि जब कोई प्रॉब्लम, कोई नॉइज़, कोई पेन यानी कि दर्द या फिर कोई स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उसे अबेटमेंट कहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस वर्ड के मतलब में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ टोटली खत्म हो चुकी है, यानी कि ये टोटल खत्म होना नहीं होता है, बस किसी चीज़ का जो है वो लेवल कम हो जाता है, तो उसे हम अबेटमेंट कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना है कि अबेटमेंट में कोई चीज़ पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, बस उसका लेवल कम होता है, बस वो धीरे धीरे मतलब कि कम होती है, खत्म नहीं होती है, तो उसे हम अबेटमेंट कहेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल देकर बताऊं तो हम रेन अबेटमेंट कह सकते हैं। मतलब कि जो बारिश है, वो जो तेज़ बारिश थी वो धीरे धीरे हल्की हो गई, यानी कि बारिश अभी भी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है, बस कम हुई है, यानी कि धीरे धीरे होने लगी है अब। या फिर पेन अबेटमेंट, यानी कि पहले से जो है वो दर्द का कम हो जाना, दर्द जो है वो खत्म नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है, यानी कि बहुत हद तक कम हो चुका है, तो वो पेन अबेटमेंट हो गया। या फिर नॉइस अबेटमेंट, यानी कि मतलब कि जो शोर का जो लेवल है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि शोर क्या हुआ है, तो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन उसका जो लेवल है वो रिड्यूस हो गया, यानी कि अब जो शोर है वो इतना ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अबेटमेंट का मतलब होता है कम हो जाना या फिर किसी चीज़ की इंटेंसिटी का रिड्यूस हो जाना, तो उसे हम अबेटमेंट कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिडक्शन, डिक्रीज या फिर डिमिन्यूशन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, किसी चीज़ में घटाव आना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी का कम हो जाना, तो मतलब कि कम होने के सेंस में ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। वही एंटोनी में हमारे पास है इंक्रीज, रेज या फिर इंटेंसिफिकेशन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ बढ़ना, कोई चीज़ आगे जाना, कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की लेवल की तरफ जाना, यानी कि बढ़ने के सेंस में ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। रेज का मतलब होता है ऊपर उठना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, इंटेंसिफिकेशन का भी मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ना, इंक्रीज होना, तो उसे हम कह सकते हैं इंक्रीज, राइज या फिर मतलब कि इंटेंसिफिकेशन। राइज या फिर रेज दोनों भी यूज हो सकता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द अबेटमेंट ऑफ नॉइस इन द सिटी मेड द स्ट्रीट्स मच मोर पीसफुल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरीके से जो नॉइस है, यानी कि जो सिटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, उसमें जिस तरीके से कमी आई थी, तो उसके वजह से क्या हुआ था कि जो सड़कें हैं वो पहले से बहुत हद तक, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो पीसफुल यानी कि शांति भरी लगने लगी थी। यानी कि नॉइज़ क्या है, तो पूरी तरीके से कंप्लीटली बंद नहीं हुई है, बल्कि जो थोड़ी सी कम हुई है उसकी वजह से भी जो है वो मतलब कि कुछ हद तक शांति महसूस हो रही थी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि अबेटमेंट यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फसाइल। दोस्तों फसाइल का मतलब होता है सरल या फिर सहज, यानी कि फसाइल का मतलब होता है बहुत ही इजीली हो जाने वाला, लेकिन कभी कभी इसका जो है वो नेगेटिव सेंस भी होता है। मतलब कि कोई चीज़ इतनी इजी कि वो जो है वो थोड़ी सुपरफिशियल लग सकती है, या फिर जिसमें आपको लगे कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई गहराई नहीं है, मतलब कि कोई बातों का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से भी जो है वो मतलब कि फसाइल का नेगेटिव सेंस में यूज़ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फसाइल का, तो मतलब कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी
होती है, यानी कि टू ईजी, तो उस सेंस में हम फसाइल का यूज़ करते हैं, वरना बाकी नेगेटिव सेंस में भी यूज़ इसका हो सकता है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं तो हम कह सकते हैं ही गेव अ फसाइल आंसर, मतलब कि उसने ऐसा जवाब दिया जो सुनने में ईजी था पर प्रॉपरली सोचा हुआ नहीं था। यानी कि यहाँ पर हमने जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है कि उसका जो जवाब है वो ईजी तो था, लेकिन सुनने में कैसा था, तो प्रॉपरली सोचा हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था उसने बिना सोचे किसी लॉजिक के बिना ही बोल दिया। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है फसाइल सॉल्यूशन, मतलब कि प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ही सिंपल लगता है पर शायद प्रैक्टिकल ना हो। यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है कि जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर जो उसे करने जाओ तो वो इतना ज़्यादा जो है वो मतलब कि इफेक्टिव नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, करने के टाइम पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी नेगेटिव टोन में यूज़ हो गया। या फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल है शी राइट्स इन अ फसाइल स्टाइल, मतलब उसका जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही स्मूथ और ईजी फ्लो करता है। यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है कि वो बहुत ही ईजी मैनर में किसी भी चीज़ को लिखती है। यानी कि ओवरऑल फसाइल का मतलब होता है बहुत आसान, लेकिन कभी कभी इतना आसान कि वो सीरियस या फिर डीप ही ना लगे, तो उसे भी हम जो है वो फसाइल कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इजी, एफर्टलेस या फिर सिंपलिस्टिक। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही आसान है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, जो एफर्टलेस है, सिंपलिस्टिक है यानी कि बहुत ही सहज है, आसान है, तो उसे हम इजी, एफर्टलेस या फिर सिंपलिस्टिक कह सकते हैं। यानी कि जिसमें आपको समझने के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्टी नहीं आती है, तो उसे हम जो है वो ईजी, एफर्टलेस या फिर सिंपलिस्टिक कहेंगे। एंटोनी में हमारे पास है डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स या फिर लेबोरियस। दोस्तों डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझाने वाला, कंफ्यूज करने वाला, या फिर लेबोरियस का मतलब होता है बोझिल, यानी कि जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन वाला लगे, तो उसे हम जो है वो लेबोरियस कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज फसाइल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स थ्योरी लेफ्ट आउट मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर जो है वो ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ हुआ है कि उसने जिस तरीके से जो है वो मतलब कि कॉम्प्लेक्स थ्योरी का भी बहुत ही ईजी मैनर में, फसाइल मैनर में जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे नए पॉइंट्स जो है वो हमें समझ में आए, या फिर उससे जो है वो बहुत सारे नए पॉइंट जो है वो लोगों को जानने को मिले, या फिर उससे निकल कर आए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फसाइल यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एपिस्टीम। दोस्तों एपिस्टीम का मतलब होता है ज्ञान का आधार या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बताया गया है। एपिस्टीम जो है वो एक थोड़ा फिलोसफिकल वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी टाइम पीरियड या फिर किसी सोसाइटी में जो नॉलेज का जो सिस्टम एक्सेप्टेड होता है, मतलब कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या सच मानते हैं और कैसे चीज़ों को समझते हैं, तो उस सेंस में जो है वो एपिस्टीम वर्ड यूज़ होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर धारणा को दिखाता है। ये जो है वो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि सोचने का पूरा फ्रेमवर्क होता है, जिसे हम दृष्टिकोण कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, किसी ज्ञान का आधार लेके अपनी वे ऑफ थिंकिंग बनाना। यानी कि एपिस्टीम का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या होता है, किसी ज़माने की एक्सेप्टेड वे ऑफ थिंकिंग। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो पुराने टाइम में लोग जो है वो सोचते थे कि हमारी जो अर्थ है, हमारी की जो पृथ्वी है वो फ्लैट है। वो उस टाइम की एपिस्टीम का पार्ट था, क्योंकि लोग वही सच मानते थे। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल बताऊं तो आज जो है वो लोग साइंस पर ट्रस्ट करते हैं। ये मॉडर्न एपिस्टीम का पार्ट है। आज के लोगों की धारणा क्या है, तो ये मॉडर्न एपिस्टीम के मतलब कि इस ज्ञान के आधार पर लोग सोच रहे हैं, यानी कि उनके पास क्या है, तो साइंस है, साइंस का एक्सपोजर है, तो उस तरीके से उनके जो एपिस्टीम है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज का बन चुका है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक प्रूफ को क्या करती है, तो वैल्यू देती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एपिस्टीम का मतलब होता है किसी एरा का एक्सेप्टेड नॉलेज सिस्टम या फिर सोचने का तरीका, तो उसे हम एपिस्टीम कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग या फिर साइंस। दोस्तों नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। एंटोनिम में हमारे पास है इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कन्फ्यूजन। इग्नोरेंस का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छे से समझ ना आना या फिर जिसे गैर समझ कर देना, तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझ जाना, तो वो होता है कन्फ्यूजन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है इन एंशंट ग्रीस द एपिस्टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमी हेल्प पीपल अंडरस्टूड द स्टार्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पुराने ग्रीस में क्या होता था कि मतलब कि जो एपिस्टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर, यानी कि जो मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण था एक, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर, एस्ट्रोनॉमी को लेकर, वो जो है वो लोगों को हेल्प करता था तारों के, यानी कि नक्षत्र समझने में, या फिर जो तारों की जो मतलब कि पोजीशन होती है, जिससे हम जो है वो मतलब कि भविष्यवाणी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो समझने के लिए वो उस टाइम का एपिस्टीम यूज़ करते थे, उस टाइम का नॉलेज यूज़
करते थे, या फिर उस टाइम की जो वे ऑफ थिंकिंग थी उसका यूज़ करते थे, यानी कि उस टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू, उस टाइम का जो ज्ञान का आधार है, उस तरीके से वो यूज़ करके जो है वो उस तर्क तक यानी कि उस लॉजिक तक पहुंचते थे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एपिस्टेम यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्राइस। दोस्तों प्राइस का मतलब होता है जोर से खोलना या फिर खींच कर निकालना किसी चीज़ को, यानी कि प्राइस का या फिर प्राय का मतलब होता है जोर लगाकर किसी चीज़ को खोलना, तोड़ना या फिर अलग करना। जब वो इजीली ना खुले तो उसे हम जो है वो मतलब कि जब जोर लगाकर, फोर्स लगाकर खोलते हैं तब वो प्राइस हो जाता है। इस वर्ड में जो है वो थोड़ा मतलब कि फोर्स यूज़ होता है, जैसे कि हम जब स्क्रू ड्राइवर से कोई टाइट ढक्कन खोलते हैं तो उस सेंस में हम प्राइस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्राइस का मतलब होता है फोर्स लगाकर खोलना या फिर किसी चीज़ को अलग करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ही प्राइज्ड ओपन द लिड, यानी कि उसने क्या किया कि जोर लगाकर ढक्कन खोला। या फिर शी प्राइज द डोर ओपन, मतलब कि उसने जो है वो मतलब कि जो दरवाज़ा अटका हुआ था उसे फोर्स से खोला। या फिर ट्राई टू प्राइज द स्टिकर ऑफ, मतलब कि जो स्टिकर चिपका हुआ था उस जगह से उसने क्या किया कि उसे जोर लगाकर जो है वो निकालने की कोशिश की। यानी कि सिंपल वर्ड्स में प्राइस का मतलब होता है फोर्स लगाकर किसी चीज़ को खोलना या फिर अलग करना। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है प्राई, एक्सट्रैक्ट या फिर लेवर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना, उखाड़ना या फिर खींच लाना, तो उसे हम कह सकते हैं, खोलना भी हम कह सकते हैं, तो वो होता है प्राई करना, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना, और लेवर करना यानी कि भी निकालना। एंटोनी में हमारे पास है क्लोज, इंसर्ट या फिर पुश। क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना, इंसर्ट का मतलब होता है डालना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो वो एक तरीके से मतलब कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही ट्राई टू प्राइज द स्टक विंडो ओपन विद अ स्क्रू ड्राइवर, यानी कि उसने क्या किया कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो है वो मतलब कि जो विंडो अटकी हुई थी उसे जो है वो मतलब कि खोलने की कोशिश की, बहुत ही फोर्स के साथ खींचकर निकालने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम प्राइस का यूज़ करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफाल्केट। दोस्तों डिफाल्केट का मतलब होता है गबन करना या फिर चोरी करना। गबन करना यानी कि एक तरीके से धोखाधड़ी करना। डिफाल्केट का मतलब होता है पैसे या फिर फंड्स को गलत तरीके से अपने यूज़ में ले लेना, जब वो पैसे आपके ट्रस्ट में दिए गए हो। ये जो है वो मतलब कि यूजुअली ऑफिस के लिए, बैंक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। जब कोई इंसान इंटरेस्टेड मनी को मिसयूज़ करे तो उस सेंस में हम डिफाल्केट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डिफाल्केट का मतलब होता है इंटरेस्टेड पैसों का मिसयूज़ करना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है द कैशियर डिफाल्केटेड कंपनी फंड्स, मतलब कि कैशियर ने कंपनी के पैसे अपने यूज़ के लिए ले लिए। या फिर ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डिफाल्केटिंग मनी, मतलब कि उस पर पैसे मिसयूज़ करने का चार्ज लगा, यानी कि आरोप लगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिफाल्केट का मतलब होता है ट्रस्ट के पैसे को छुप कर या फिर गलत तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना या फिर ले लेना, तो उसे हम कहेंगे डिफाल्केट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों सिनोनिम में हमारे पास है एम्बेजल, मिसअप्रोप्रिएट या फिर स्टील। दोस्तों एम्बेजल का मतलब होता है एक तरीके से कब्जा कर लेना, किसी चीज़ को जो है वो अपने हक में ले लेना, तो उसे हम कह सकते हैं एम्बेजल। मिसअप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का गलत यूज़ करना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। एंटोनी में हमारे पास है रिटर्न, रेस्टोर या फिर रिपे। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लौटा देना, जैसी थी वो वैसी स्थिति में उसे वापस ले आना, तो उसे हम कहेंगे रिटर्न करना, दे देना, रिपे करना, वापस पे कर देना, रिस्टोर करना यानी कि उसी जगह पर उसे वापस ले आना, यानी कि वैसे के वैसे उसे मैनेज कर लेना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द अकाउंटेंट वॉज फायर्ड आफ्टर ही ट्राई टू डिफाल्केट द कंपनीज फंड्स, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि तो जो अकाउंटेंट था उसे जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, जब उसने जो है वो मतलब कि कंपनी के जो फंड है उसको जो है वो अपने यूज़ के लिए जो है वो मतलब कि अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो निकालने की कोशिश की या फिर जो है वो लेने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिफाल्केट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोलिस। दोस्तों इसे कोलिस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है मिलना जुलना या फिर एक साथ होना। यानी कि कोलिस का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों का मिलकर एक हो जाना। जब डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट ग्रुप्स या फिर पार्ट्स आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन जाते हैं, तब हम कोलिस वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि कोलिस का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों का मिलकर एक बन जाना। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, स्मॉल ग्रुप्स कोलिस्ड इनटू द वन टीम, यानी कि मतलब छोटे ग्रुप्स मिलकर एक बड़ी टीम बन गए। आइडियाज कोलिस्ड इनटू अ प्लान, मतलब कि अलग अलग आइडियाज मिलकर एक क्लियर यानी कि बड़ा प्लान बन गया।
क्राउड कोअलिज्ड नियर द स्टेज, मतलब कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे एक जगह क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, एक हो गए। यानी कि कोअलिस का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स का मिलकर एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन जाना, चाहे वो आइडियाज़ हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कोअलिस कहेंगे, जहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें एक जगह आकर मिल जाती है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है यूनाइट, मर्ज या फिर कंबाइन। दोस्तों यूनाइट का मतलब होता है जुड़ना, एक जगह आना। मर्ज का मतलब होता है घुलना मिलना, आपस में मिल जाना। मर्ज यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से मिल जाना, तो उसे मर्ज कह सकते हैं। कंबाइन का भी मतलब होता है जुड़ना, तो वो होता है हमारा मतलब कि एक तरीके से यूनाइट, मर्ज और कंबाइन जो है वो जुड़ने को दिखाता है, ऐड होने को दिखाता है, फिर एक होने को दिखाता है। तो ये सारे वर्ड्स हम जो है वो सिनोनिम में यूज कर सकते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है सेपरेट, स्प्लिट या फिर डिवाइड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना, स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, एक तरीके से बिखर जाना, डिवाइड का भी मतलब होता है अलग हो जाना, यानी कि विभाजित हो जाना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्मॉल स्ट्रीम्स कोअलिस टू फॉर्म अ लार्ज रिवर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो स्मॉल स्ट्रीम्स है, द स्मॉल स्ट्रीम्स कोअलिस, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो छोटे छोटे, यानी कि जो नाले होते हैं, जो नदी नाले होते हैं छोटे छोटे, यानी कि छोटी 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 जो नहर होती है, वो जो है वो मिलकर एक बड़ी रिवर बनाती है। यानी कि जब छोटे छोटे कई सारे नाले जो है वो एक जगह आते हैं तो क्या फॉर्म होती है, तो बड़ी रिवर फॉर्म होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें कोअलिस इस वर्ड का यूज बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों इसके बाद अगर आज का हमारा लास्ट वर्ड देखें तो वो है रेटिसेंस। दोस्तों रेटिसेंस का मतलब होता है मौन प्रियता या फिर संकोच। यानी कि रेटिसेंस का मतलब होता है कम बोलना, या फिर अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी ओपिनियंस को ओपनली शेयर ना कर पाना। ये जो है वो हमेशा शाइनेस नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो है वो मतलब कि शर्म आने की वजह से जो है वो कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है। यानी कि हमेशा ये रीज़न नहीं हो सकता है, कभी कभी हो भी सकता है। लेकिन कभी कभी इंसान जब जानबूझकर चुप रहता है या फिर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं देता है, मतलब वो पर्सन रिजर्व नेचर का होता है, तब हम उसे जो है वो रेटिसेंस कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि रेटिसेंस का मतलब होता है ज़्यादा ना बोलना, अपने थॉट्स को अंदर ही रखना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि हिज रेटिसेंस सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब कि सब बोल रहे थे पर वो चुप रहा, और उसकी चुप रहने की वजह से जो है वो सारे लोग सरप्राइज हो गए। या फिर शी आंसर्ड विथ रेटिसेंस, मतलब कि उसने बहुत ही शॉर्ट और लिमिटेड जवाब दिया, यानी कि अपनी बातों को एक्सटेंड नहीं किया, ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैनर में उसने क्या किया कि अपना जवाब दे दिया। या फिर रेटिसेंस इन मीटिंग्स, यानी कि मतलब मीटिंग में आइडिया होने के बाद भी इंसान ओपनली शेयर नहीं अगर कर रहा है अपने ओपिनियंस, तो वो भी एक तरीके से रेटिसेंस होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेटिसेंस का मतलब होता है रिजर्व रहना, कम बोलना या फिर बात को ओपनली एक्सप्रेस ना करना, तो वो होता है रेटिसेंस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रिजर्व, साइलेंस या फिर शाइनेस। दोस्तों रिजर्व का मतलब होता है जो कम बोलता है, अपने तक ही सीमित रखता है अपनी बातों को, यानी कि अपने अंदर ही रखता है, जो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता है, तो वो रिजर्व होता है। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, और शाइनेस का मतलब होता है शर्माना, यानी कि शर्माना बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है शाइनेस। एंटोनी में हमारे पास है टॉकेटिवनेस, ओपननेस, फ्रैंकनेस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो थोड़ा ओपन है, सोशलाइज करने वाला बंदा है, या फिर जो बातूनी जिसे हम कह सकते हैं। टॉकेटिवनेस, फ्रैंकनेस, जो मतलब कि ओपनली किसी के भी साथ अपने आइडिया शेयर कर सकता है या फिर बातें कर सकता है, सोशलाइज हो सकता है, जिससे जो है वो मतलब कि कोई रीज़न नहीं है उसके पास कि भाई वो चुप रहे। तो उस तरीके से हम जो है वो मतलब कि रेटिसेंस का, यानी कि इन सारे रेटिसेंस के अपोजिट वर्ड्स में, यानी कि एंटोनिम्स में टॉकेटिवनेस, ओपननेस या फिर फ्रैंकनेस का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज रेटिसेंस ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज ओपिनियन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मीटिंग के दौरान जो है वो जिस तरीके से वो चुप बैठा था या फिर बहुत ही कम ओपिनियन अपने शेयर कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मीटिंग में जो बाकी लोग मौजूद थे उनके लिए जो है वो उसका ओपिनियन, उसके जो विचार है वो समझना मुश्किल हो गया कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। क्योंकि अगर वो बोल भी रहा था तो बहुत ही कम बोल रहा था, या फिर बाकी टाइम वो जो है वो मतलब कि चुप रह रहा था, या फिर अपने आइडियाज़ ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि रेटिसेंस यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।